हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 9। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में चैप्टर के नेक्स्ट दो टॉपिक लेते हैं जो कि है म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। देखो बुक में ये बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसे टॉपिक है जिसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। म्यूटेशन के बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में भी करेंगे तो वहां पर भी अपन कुछ पॉइंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन म्यूटेशन से। तो म्यूटेशन होता क्या है? तो म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, उसे अपन क्या कहते हैं? म्यूटेशन। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बेसिकली क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या सिचुएटेड होती है? जीन सिचुएटेड होती है। तो अगर उसमें कुछ भी अचानक से चेंज आ जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन जो होता है वो सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। मतलब वेरिएशंस मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होती है पेरेंट से अलग होती है, वो वेरिएशन जो है दो तरीके से आ सकती है। कंटिन्यूअस वेरिएशन जो रिप्रोडक्शन के थ्रू धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होती है, और एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो म्यूटेशन एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का सोर्स है। अब म्यूटेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। देखो, अगर क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो तो उससे भी जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है तो वो म्यूटेशन कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और अगर क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उन जीन के अंदर आप जब आगे देखोगे तो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, ऐसे एडिनिन, गुवेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इनके बेस पेयर में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, मतलब इनके किसी इसकी जगह पर कुछ और आ गया है, या इसमें से कोई एक बेस पेयर गायब हो गया है, या उसकी जगह नया इंसर्ट हो गया है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर जगह पर कोई चेंजेज हो रहे हैं तो उसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। तो म्यूटेशन दो तरीके के होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। पहले अपन देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो देखो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कौन से होते हैं? म्यूटेशन विच अकर ड्यू टू चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे म्यूटेशन जो किस वजह से होते हैं? क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने की वजह से या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो तरह के होंगे। देखो डेफिनेशन में क्या था कि नंबर में चेंज हो सकता है और स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। तो अपन क्रोमोसोमल म्यूटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ही वो म्यूटेशन जो क्रोमोसोम में नंबर की वजह से हो, चेंज की वजह से हो, और वो म्यूटेशन जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से हो। तो म्यूटेशन बाय चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर ड्यू टू चेंज इन नंबर। अब चेंज इन नंबर भी दो तरीके से हो सकता है, नंबर ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम इन अ सेट, और नंबर ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो जैसे कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन में क्या होता है? 2n इक्वल टू 46 होता है, ठीक है। और 2n इक्वल टू 46 होगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। तो एक तो है कि यहां पर देखो हर क्रोमोसोम का एक एक पेयर है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो नंबर वाला होता है वो ये है कि हर पेयर में, मतलब हर पेयर में कितने? दो क्रोमोसोम है, उन दो क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम कम हो जाए, या दोनों ही क्रोमोसोम कम हो जाए, या क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाए, तब तो एक कैटेगरी हो जाएगी। और दूसरी कैटेगरी क्या होगी? जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का सेट है 2n इक्वल टू 14, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 7। और वो मान लो 2n से कैसा हो जाए? 3n हो जाए, मतलब उसमें कितना? 21 क्रोमोसोम हो जाए। मतलब एक सेट जितने के जितने क्रोमोसोम बढ़ जाए, या फिर दो सेट जितने बढ़ जाए, या एक सेट जितने घट जाए। तो एक तरीका तो क्या है कि एक पर्टिकुलर सेट में जो क्रोमोसोम के नंबर है कि भाई एक पर्टिकुलर सेट कितने का है, n इक्वल टू 23, उसमें एक क्रोमोसोम कम ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर पूरा का पूरा सेट ही बढ़ या घट रहा है। तो ऐसे दोनों केस ही क्या कहलाएंगे? म्यूटेशन बाय चेंज इन नंबर। अब अगेन क्योंकि नंबर में चेंज होने के दो तरीके हैं, एक सेट में चेंज हो जाना और एक सेट में क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाना, तो उसे भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। पहले अपन देखते हैं यूप्लॉइडी, और यहां से आप अच्छे से समझना। देखो यूप्लॉइडी वो होती है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट, मतलब क्रोमोसोम का सेट ही चेंज हो जाएगा। जैसे मोनोप्लॉइडी, मतलब कोई डिप्लॉइड था
और उसका पूरा एक सेट कम हो गया तो वो कैसा रह गया, हैप्लॉइड रह गया। डिप्लॉइडी मतलब ये तो कुछ ऑर्गेनिज्म में तो जनरल कंडीशन होती है, मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म पहले से हैप्लॉइड है और उसमें एक सेट बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। और जनरली यूप्लॉइडी का मतलब अपन पॉलीप्लॉइडी से निकालते हैं, मोर देन 2 सेट हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई 2n है तो वो 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए। जनरली ऐसी प्लॉइडी जो है वो किसमें देखने को मिलती है, प्लांट में। तो पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब है, मोर देन 2 सेट। जैसे ट्राइप्लॉइड हो जाना 3n हो जाना, टेट्राप्लॉइड 4n हो जाना, इसे अपन क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी। अब देखो पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो भी 2 तरह की हो सकती है, एक ओटो पॉलीप्लॉइडी और एक एलो पॉलीप्लॉइडी। देखो ओटो वाली क्या होती है, जैसे मान लो एक प्लांट था ए और उसमें 2n क्रोमोसोम्स थे। कॉल्सिचीन करके एक केमिकल होता है, आप याद रखना कि पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्सिचीन। तो जो अगर इस प्लांट पर कॉल्सिचीन को ट्रीट किया जाए, कॉल्सिचीन से इस प्लांट को ट्रीट किया जाए तो ये 2n का क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो ओटो पॉलीप्लॉइडी वो होती है जिसमें इस पर्टिकुलर प्लांट में एक ही तरह का जीनोम है, या मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म का क्या अपन कह सकते हैं कि क्रोमोसोम थे। ठीक है, एक और तरीका देखो ध्यान से, ये प्लांट ए था, ये प्लांट बी था, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम है, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम है। अपन इसको क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं। हाइब्रिडाइज कराएंगे तो इससे 2n से क्या आएगा, n, और इधर 2n डैश से क्या आएगा, n डैश। n डैश इसलिए शो कर रहे हैं कि ताकि दोनों का अलग अलग हैप्लॉइड सेट करो, फिर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइब्रिड प्लांट। और हाइब्रिड प्लांट में इधर से क्या आएगा, n, और इधर से क्या आएगा, n डैश, वापस कैसा हो गया, डिप्लॉइड। अब इसे अगर कॉल्सिचीन से ट्रीट करें तो ये टेट्राप्लॉइड हो गया, इसका मतलब म्यूटेशन तो हो गया। लेकिन इस वाले ऑर्गेनिज्म में 2n सेट तो प्लांट ए के हैं, 2n डैश सेट प्लांट बी के हैं, मतलब 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स है। तो ऐसे को कहेंगे एलो पॉलीप्लॉइडी, और अगर एक ही के हो तो उसे कहेंगे ओटो पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉल्सिचीन से ट्रीट करते हैं। देखो ये एक एग्जाम्पल है, अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, यहां तक का आपको भली एनसीईआरटी में दिखे ना दिखे, आपको सब अच्छे से करना है। देखो ये जो है ये एक्स्ट्रा है, लेकिन आप इससे एलो पॉलीप्लॉइडी को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो एक गेहूं की एक वैरायटी है टिट्रिकम एस्टिवम, और वो कैसी होती है, हेक्साप्लॉइड होती है ऑलरेडी, 6n = 42। ठीक है, अब एक होती है अपने सिकल सीरियल, राई जो होती है ना, राई, उसका साइंटिफिक नेम है, वो होता है 2n = 14। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो 6n से जो गैमेट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, 3n, और उसमें कितने होंगे, हाफ क्रोमोसोम। इसके भी 2n से कितना हो जाएगा, n, हाफ क्रोमोसोम, दोनों मिक्स हो गए, क्या बन गया, 4n = 28। और ये क्या है, ट्रिट्रिकैल कहलाएगा। क्या कहलाया, ट्रिट्रिकैल। देखो ट्रिटिकम एस्टिवम से लिया गया और कैल सिकल सीरियल से लिया गया। ठीक है, अब इसे कॉल्सिचीन से ट्रीट करेंगे तो क्या हो गया, 8n = 56। तो देखो ये भी एक म्यूटेशन हुआ। ठीक है, तो म्यूटेशन जो होते हैं, अभी तक अपन ने क्या देखा है कि म्यूटेशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो चेंज इन नंबर से और एक चेंज इन स्ट्रक्चर से। फिर चेंज इन नंबर वाला भी 2 तरीके से हो सकता है, एक सेट में चेंज होना जिसे यूप्लॉइडी कहते हैं, और एक पर्टिकुलर सेट में क्रोमोसोम के नंबर चेंज होना जिसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, जिसे भी अपन समझेंगे। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं एन्यूप्लॉइडी। देखो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, तो देखो यूप्लॉइडी में क्या था कि क्रोमोसोम का पूरा एक सेट चेंज हो गया था, और सेट चेंज होने की वजह से क्रोमोसोम का नंबर बदल गया। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं कि 2n = 6 था, तो अब जो क्रोमोसोम में नंबर चेंज होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में, क्योंकि 2n = 6 है तो n = क्या होगा, 3। तो 3 क्रोमोसोम का एक सेट बढ़ेगा, मतलब वो 1 बार बढ़ सकता है, 2 बार बढ़ सकता है, 3 बार बढ़ सकता है। तो ये तो अपने यूप्लॉइडी में था। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि पर्टिकुलर सेट में क्रोमोसोम कम हो जाएंगे। जैसे ये 2n = 6 है तो अभी भी 2n ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर 6 के कंपेयर में 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस तरीके से होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। अब इसको समझने के लिए अपन अच्छे से समझते हैं।
देखो जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म में 2n इक्वल टू 6 है, इसका मतलब n इक्वल टू कितना रहा होगा 3, तो इसका मतलब 3 पेयर है, 1 2 3 पेयर, ठीक है। और हर पेयर में दो दो क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के नंबर एक पर्टिकुलर में सेट में चेंज होने के दो तरीके कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़े, जैसे 6 से 7 हो जाए, 8 हो जाए, या फिर घटे 6 से 5 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन वो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहना चाहिए। तो एन्यूप्लॉइडी जो होती है वो दो तरीके की हो जाएगी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम के नंबर कम होना, और हाइपर एन्यूप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम के नंबर बढ़ना। पहला तरीका है इसमें भी मोनोसोमी। देखो मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम होता है, जैसे 2n इक्वल टू 6 है, इसकी जगह क्या रहेगा 5 रह जाएगा। तो 5 रहेगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि डिप्लॉइड सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो गया। अब इसे मोनोसोमी क्यों कहते हैं उसको समझना। देखो हर जो पेयर था उसमें दो क्रोमोसोम थे, अगर एक क्रोमोसोम कम होगा इसका मतलब किसी ना किसी पेयर में से तो एक क्रोमोसोम हटाना पड़ेगा। तो जिस पेयर में से क्रोमोसोम हटाएंगे उसमें पीछे कितना रहेगा, एक ही क्रोमोसोम रहेगा, और क्योंकि एक ही रहेगा इसलिए उसे मोनोसोमी कहेंगे। अगर मान लो ऐसा थर्ड क्रोमोसोम में से होता है कि थर्ड पेयर जो था उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो अपन लिखेंगे मोनोसोमी इन थर्ड पेयर। अगर मान लो सेकंड में से होता है तो अपन लिखेंगे मोनोसोमी इन सेकंड क्रोमोसोम या सेकंड पेयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि दो क्रोमोसोम कम होते हैं तो कैसे होंगे। तो अगर दो क्रोमोसोम कम होंगे तो क्या होगा, या तो वो दो क्रोमोसोम कैसे कम हो सकते हैं कि एक ही क्रोमोसोम में से पेयर में से दोनों क्रोमोसोम कम हो गए, मतलब सेकंड के जो दो क्रोमोसोम थे दोनों के दोनों गायब हो गए, तब तो इसे कहेंगे नलीसोमी। और नलीसोमी को कैसे लिखेंगे, 2n-2, मतलब एक ही जगह से दो कम कर लिए, तो जिस जगह से दो कम कर लिए वो तो पूरा गायब हो गया, तो उसे नलीसोमी लिखेंगे। और या फिर तरीका क्या हो सकता है कि हर पेयर में से मतलब दो पेयर में से एक एक क्रोमोसोम कम कर लेंगे, तो दो अलग अलग जगह मोनोसोमी हुई है, लेकिन दो जगह मोनोसोमी हुई है इसलिए इसे डबल मोनोसोमी कहेंगे, और इसे लिखेंगे 2n-1-1। इन दोनों में क्या फर्क है, दो क्रोमोसोम इसमें भी कम हो रहे हैं, इसमें भी कम हो रहे हैं, इसमें एक ही जगह से कम हो रहे हैं, इसमें दो अलग अलग पेयर में से गायब हो रहे हैं। तो ये तो था हाइपो एन्यूप्लॉइडी। अब देखो हाइपर का देखते हैं। देखो हाइपर में क्या होगा, इंक्रीज होंगे। पहला देखते हैं कि एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है, तो जिस जगह मान लो इन पेयर में से किस जगह पर भी एक क्रोमोसोम इंक्रीज होगा वहां पर दो की जगह कितने हो जाएंगे, उस पेयर में 3 हो जाएंगे, इसीलिए एक इंक्रीज होने को कहेंगे ट्राइसोमी। अब एक इंक्रीज हुआ है ट्राइसोमी क्यों कहेंगे, क्योंकि दो तो पहले से थे, तो 2n+1 से डिनोट करेंगे और ट्राइसोमी कहेंगे। अब मान लो दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं कि हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो, और हर क्या दो पेयर में एक एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो। अगर दो पेयर में एक एक क्रोमोसोम इंक्रीज होंगे तो इसे अपन कहेंगे डबल ट्राइसोमी, 2n+1+1, मतलब दो अलग अलग जगह एक एक क्रोमोसोम बढ़ा है। या फिर एक ही जगह पर दो क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं, तो अगर इस पेयर में ही दो क्रोमोसोम बढ़ गए तो दो की जगह 4 हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे टेट्रासोमी। तो ये दोनों ही दो क्रोमोसोम बढ़ने के केस हैं, लेकिन इसमें एक ही पेयर में से दो बढ़ जाएंगे, तो पहले दो थे, दो और बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तब तो इसे टेट्रासोमी कहेंगे। और अगर मान लेते हैं कि दो अलग अलग जगह पर एक एक क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं तो उसे डबल ट्राइसोमी कहेंगे। तो ये अभी तक का जो था वो था क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होकर म्यूटेशन। अब देखते हैं अपन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से म्यूटेशन कैसे होता है। तो जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से म्यूटेशन होता है उसे कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं। सपोज करो कि ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस नहीं है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इनके ऊपर की जीन को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी ABCDEFGH से शो किया हुआ है। देखो लास्ट वाले टाइप को छोड़ के बाकी सब आप किसी भी एक क्रोमोसोम से समझा सकते हैं। देखो पहला क्या होगा, देखो ये मान लेते हैं एक क्रोमोसोम है और इसमें से इसका कुछ हिस्सा जो है जाए कट जाए, मतलब पूरा क्रोमोसोम कम नहीं हो रहा, उसका कोई छोटा सा पार्ट जो है वो हट जाए, तो उसे अपन कहेंगे डिलीशन। अब डिलीशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो देखो जैसे 5 6 7 8 था तो पीछे से 7 8 कम हो गया, तो इसे कहेंगे टर्मिनल डिलीशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 5 6 7 8 था या बीच में से कम हो जाए, देखो 5 6 कम हो गया, तो इसे कहेंगे इंटरकैलरी डिलीशन। ये दोनों ही डिलीशन है। डिलीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई एक हिस्सा जो है वो डिलीट हो जाएगा।
फिर अगला तरीका है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने का, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो जीन का सीक्वेंस था वो थोड़ा फ्लिप हो सकता है। जैसे यहां पर 5 6 7 8 था, देखो यहां पर क्या हो गया 7 6 हो गया, या फिर देखो यहां 4 5 था 5 4 हो गया। ठीक है, ये दोनों ही इन्वर्जन है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में जो इन्वर्जन हो रहा है वो सेंट्रोमियर के एक तरफ हो रहा है, और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में यहां से यहां सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा इन्वर्जन में, मतलब यहां से यहां पर, यहां से यहां पर उल्टा इन्वर्जन हो जाएगा। फिर है डुप्लीकेशन। नाम से ही क्लियर है कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कोई पर्टिकुलर जीन्स जो है वो 2 बार हो जाएगी। जैसे 7 8 2 बार हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन कहेंगे। लास्ट है ट्रांसलोकेशन। देखो ट्रांसलोकेशन को समझने के लिए अपन को 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को लेना पड़ेगा। क्या होगा? मान लेते हैं कि इसका जो 7 8 वाला हिस्सा है वो कट होकर इसके ऊपर चला गया। देखो 1 2 3 4 5 6 बचा, और ABCDEFGH, और ऊपर क्या आ गया? 7 8 भी आ गया। यहां से हिस्सा यहां चला गया, तो इसको भी ट्रांसलोकेशन कहेंगे। या फिर 7 8 इधर आ जाए और GH इधर चला जाए। देखो 7 8 इधर आ गया, GH ऊपर चला गया, तो अभी क्या कहलाएगा? ट्रांसलोकेशन ही कहलाएगा। ये सिंपल ट्रांसलोकेशन होगा, ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगा। तो ये सारे केस किसके हैं? अपने क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंजेज के। इन सब के एग्जांपल अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन, जिसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो देखो जीन म्यूटेशन क्या होता है अपना, कि जैसे सपोज करो कि ये एक कोई मतलब पर्टिकुलर जीन थी और उसका सीक्वेंस था AGCT, ठीक है, फिर TCCAG, ऐसा कुछ था। और मान लेते हैं कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पर मान लो ये हट जाए, या मान लो T की जगह C आ जाए, या C की जगह A आ जाए, ऐसा कुछ हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में चेंजेज हो रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन, या क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। तो ये जो म्यूटेशन होता है वो किस तरीके से हो सकता है? या तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाए, चेंज मतलब सी की जगह पर कुछ और आ जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए, तब तो उसे कहेंगे ट्रांजिशन। और इसका एग्जांपल अभी इसी चैप्टर में अभी अपन देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। या फिर क्या हो जाए कि यहां पर जो है उसमें से कोई पर्टिकुलर बेस पेयर या तो डिलीट हो जाए, या फिर एक एडिशनल बेस पेयर ऐड हो जाए, तब इसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसे अपन चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। तो जीन म्यूटेशन होने के 2 तरीके होते हैं, ट्रांजिशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ट्रांजिशन को इसी चैप्टर में सिकल सेल एनीमिया में देखेंगे, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना सब था किसके बारे में? म्यूटेशन के बारे में। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो ये टॉपिक करने से पहले ये देखते हैं कि इसकी नीड ही क्या है। तो देखो डायरेक्ट स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल। देखो ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक्स की डायरेक्ट स्टडी करनी हो, अपन किसी ट्रेट का एनालिसिस करना हो, तो उसकी डायरेक्ट स्टडी मतलब जैसे कि प्लांट में करवाते हैं वैसे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कारण देखना। पहला है कि कंट्रोल्ड जेनेटिकल क्रॉस इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन जो है वो ब्लैक कलर का है और उसका स्किन टोन ब्लैक कलर का है, और एक मान लेते हैं व्हाइट टोन का है, और अगर मुझे उन दोनों में कोई क्रॉस करवाना हो तो मैं ऐसे नहीं करवा सकता कि किन्हीं 2 ह्यूमन को लेकर उनके बीच में क्रॉस करवा सकते हैं जैसे कि प्लांट में करवा सकते हैं। तो कंट्रोल्ड जेनेटिकल क्रॉस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग लाइफ स्पान होती है ह्यूमन की, सो वेरी लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टडी जेनेटिकल कैरेक्टर, ये भी प्रॉब्लम है। और तीसरा है रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है। एक बार में एक या मेजरली कभी कभी आइडेंटिकल ट्विंस या ट्विंस होने के केस में 2 बच्चे हो सकते हैं, तो रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ही स्लो है। जैसे कि आपने ड्रोसोफिला में या पी प्लांट के केस में या जो भी प्लांट यूज किए जाते हैं उनके केस में देखा, एक ही बार में बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग आती है, उनकी जो लाइफ स्पान होती है वो छोटी होती है। ऐसे फीचर्स ह्यूमन में नहीं होते, और यही वजह है कि ह्यूमन के केस में इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जैसे पेडिग्री एनालिसिस ले सकते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ले सकते हैं, या फिर आप एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरियोटाइप एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर अपन देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस की नीड क्या है? आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। तो देखो, पेडिग्री का मतलब होता है फैमिली ट्री या फैमिली हिस्ट्री। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ह्यूमन ले, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मदर, ठीक है, मैटरनल साइड में, पैटर्नल साइड में उनके बच्चे, फिर ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, उनके हस्बैंड वाइफ, ये सब अगर पूरा फैमिली ट्री स्टडी करेंगे तो अपन कोई भी ट्रेट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट का रिकॉर्ड रखना है फॉर 2 और मोर जनरेशन, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन के लिए करना है, इन अ फैमिली विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सम स्पेसिफिक सिंबल्स। और ये करने के लिए अपन कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का एनालिसिस क्या कहलाएगा? पेडिग्री एनालिसिस कहलाएगा। In human genetics, pedigree analysis is a strong tool to trace inheritance of a specific trait. एक पर्टिकुलर ट्रेट को अगर अपन को ट्रेस करना हो तो पेडिग्री एनालिसिस जो है एक अच्छा टूल है, चाहे वो अबनॉर्मेलिटी को ट्रेस करना हो, किसी डिजीज को ट्रेस करना हो या किसी पर्टिकुलर ट्रेट को ट्रेस करना हो। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे पेडिग्री एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं और दूसरा पॉइंट यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि क्या क्या सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस के समय। तो अगर आप एक ऐसे सर्कल बनाते हैं तो ये एक फीमेल को शो करेगी, और वो भी नॉर्मल फीमेल। जो भी आप ट्रेट का एनालिसिस कर रहे हो उस ट्रेट के लिए नॉर्मल होगी, जैसा कि जनरल होता है, कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं, कोई डिजीज नहीं। अगर एक खाली स्क्वायर बनाते हैं तो नॉर्मल मेल। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, लेकिन स्टिल ये है कैसा? नॉर्मल। ठीक है, अगर आप इन सबको फिल कर देते हैं तो फिर अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, मतलब ये कोई अबनॉर्मेलिटी या कोई डिजीज से अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसे हाफ फिल करते हैं तो इसे अपन कैरियर मानेंगे, लेकिन कैरियर मानेंगे किसके लिए? ऑटोसोमल डिजीज के लिए। अब ऑटोसोमल डिजीज क्या होती है अभी अपन आगे देखेंगे, उसके लिए कैरियर मान सकते हैं। और अगर मान लो ऐसे बीच में डॉट लगाएंगे तो कैरियर मानेंगे अपन किसके लिए? सेक्स लिंक्ड डिजीज के लिए अपन क्या करेंगे? इसको कैरियर मानेंगे। अगर मान लो कि ये वाला सिंबल यूज करते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड का और बीच में 5 लिख देते हैं, और मान लेते हैं कि देखो ये मेल और ये फीमेल, बीच में एक लाइन लगाएंगे तो इसे मैटिंग या मैरिज मानते हैं। अगर मान लो इसके नीचे मैं ऐसे करके और ऐसे करके और फिर इसमें 5 लिख देता हूं, मतलब इस मैटिंग से 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग आएगी, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मुझे अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग लिखना है तो पूरा फिल करके उसमें नंबर लिख दूंगा। अब इस केस, इन दोनों केस में मैं सिर्फ ऑफ स्प्रिंग लिख सकता हूं, मैं ये नहीं लिख सकता ये मेल है फीमेल है, क्योंकि सेक्स कैसे है? अनस्पेसिफाइड है। अगर एक मेल और एक फीमेल सिंबल के बीच में लाइन खींच देंगे तो इसे क्या कहेंगे? मैटिंग या मैरिज। और अगर अपन 2 लाइन कर देंगे तो वो ऐसी मैरिज या ऐसी मैटिंग होगी जो रिलेटिव्स के बीच में हो रही है। ठीक है, तो ये सिंबल थे, और भी सिंबल है, देखो क्या क्या सिंबल है। अगर अपन किसी मेल और फीमेल के सिंबल पर ऐसे क्रॉस कर देते तो इसको माना जाएगा कि डेथ हो गई। ठीक है, अगर मान लो ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे एबॉर्शन या स्टिल बर्थ माना जाएगा, मतलब या तो वो बीच में ही खत्म हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, या फिर ऐसे मरा हुआ डिलीवर हुआ। ठीक है, अब देखो लास्ट 2 जो केस है वो है ट्विंस के। तो ट्विंस 2 तरह के होते हैं, एक जाइगोट के बाद में स्प्लिट होने की वजह से, और एक 2 जाइगोट बनने की वजह से। तो एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो एक जैसे के जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। अगर 2 लड़के हैं, सॉरी 2 बच्चे हैं तो दोनों या तो लड़के होंगे या लड़कियां होगी। ठीक है, और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसे फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। इसमें एक लड़का, एक लड़की, 2 लड़के, 2 लड़कियां, कुछ भी हो सकते हैं, और वो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखेंगे। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसे शो करने के लिए ऐसा करते हैं, ऊपर से एरो करके 2 और फिर बीच में एक लाइन कर देंगे। और इस केस में या तो दोनों सिंबल मेल के इस्तेमाल करना है या दोनों फीमेल के। और डाइजाइगोटिक ट्विंस को इस तरीके से शो करना है, और इसमें जो दोनों सिंबल अलग भी हो सकते हैं, बीच में लाइन नहीं करनी। ठीक है, एक और चीज लास्ट, मान लेते हैं कि ये एक पेडिग्री है, तो इसमें कुछ और भी चीजें हैं। एक तो अपन को यहां पर रोमन में नंबर शो करना है, ये पहला लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे मान लेते हैं ये पेरेंट, ये उनके ऑफ स्प्रिंग, ये उनके ऑफ स्प्रिंग, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस, जैसे मान लो ये एक कपल था, इसके ये 4 बच्चे हैं,
तो इसमें से ऑर्डर ऑफ बर्थ कौन सा मानेंगे, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब ये पहला लड़की, फिर लड़का, फिर लड़का और फिर लड़की, इस तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट समझेंगे। ठीक है, अपन किसी एक को डिनोट कैसे करेंगे, जैसे मान लो मुझे इसकी बात करनी है तो इसे मैं कहूंगा ये सेकंड का दूसरा है, सेकंड टू, और कैसा है, अफेक्टेड मेल है। अगर मुझे इसकी बात करनी है तो सेकंड का ये फोर्थ है, तो सेकंड फोर अनअफेक्टेड फीमेल है। ठीक है, और ऐसे कैसे, जैसे इसमें शो करना है तो देखो ये थर्ड का फर्स्ट अनअफेक्टेड फीमेल है, ये थर्ड का जो दूसरा था अफेक्टेड मेल है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल है। देखो ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां तक का पेडिग्री एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन काफी होता है, लेकिन मैं जो आगे समझा रहा हूं वो थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपको अगर समझ में आएगा तो आप बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरा सजेशन है उन्हें अच्छे से देखें। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन कितने तरीके के आते हैं। तो देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में आपको पेडिग्री चार्ट दे रखा होता है और उससे आपको कहते हैं कि जीनोटाइप बताओ, मतलब हर एक मेंबर या किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का जीनोटाइप पूछते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें आपको एक पेडिग्री दे रखी होती है और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस तरह की इनहेरिटेंस है। और इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले अपन को ये समझ ही लेना चाहिए कि कितने तरह की इनहेरिटेंस होती है। तो एक एक करके अपन अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली इनहेरिटेंस अपन देखते हैं जो कि है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके बारे में एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है, इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड होगी या नहीं होगी वो मदर से डिसाइड होगा। अगर मदर अफेक्टेड है तो उसकी सारी प्रोजेनी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अफेक्टेड होगी। और मदर अनअफेक्टेड है तो उसकी सारी प्रोजेनी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अनअफेक्टेड रहेगी। फादर चाहे अफेक्टेड हो अनअफेक्टेड हो, उससे उसकी प्रोजेनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी डिसाइड होगा वो किससे होगा, मदर से डिसाइड होगा। जैसे ये एक पेडिग्री चार्ट दे रखा है और इस पेडिग्री चार्ट में ये जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखो मदर जो है अफेक्टेड है, और मदर अफेक्टेड है तो इससे देखो 4 प्रोजेनी है और चारों की चारों कैसी बता रखी है, अफेक्टेड बता रखी है। अब देखो आप इस वाले को ऑब्जर्व करो, इसमें देखो फादर अफेक्टेड है लेकिन मदर अफेक्टेड नहीं है। लेकिन देखो मदर अफेक्टेड नहीं है तो इसकी कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है, फादर से कोई लेना देना ही नहीं था। इस वाले में वापस देखो मदर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड नहीं है, लेकिन फादर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मदर अफेक्टेड है तो सारी प्रोजेनी अफेक्टेड होगी। इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसको ट्रेस करना बहुत आसान है, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। अगर मदर अफेक्टेड, सारे अफेक्टेड दिख रहे हैं, और अगर फादर अफेक्टेड है और उसके कोई भी बच्चे से ऐसे पता ही नहीं चल रहा, देखो सिर्फ मदर पे फोकस करना। अगर मदर अफेक्टेड और सारे अफेक्टेड हो प्रोजेनी, मदर अनअफेक्टेड है और सारी प्रोजेनी अनअफेक्टेड है, तो वो कौन सी इनहेरिटेंस होगी, साइटोप्लाज्मिक ही इनहेरिटेंस होगी। वैसे इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई लिंक ट्रेट। और इसे समझने से पहले ये समझो कि ट्रेट जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, इसके बेसिस पे उसकी जीन कहां पर है। अगर उनकी जीन ऑटोसोम्स पर है तो उसे ऑटोसोमल डिजीज कहेंगे या ऑटोसोमल ट्रेट कहेंगे, और अगर उसकी जीन एक्स या वाई क्रोमोसोम पर है तो उसे सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहेंगे। अब अगर ऑटोसोमल है तो भी 2 तरह का होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसे आगे अभी देखेंगे अपन। और अगर सेक्स लिंक्ड है तो भी ये 2 तरीके का होगा कि वो सेक्स लिंक कौन सी है, वाई पर है या एक्स पर है, मतलब उस ट्रेट की जीन वाई पर है या एक्स पर है। अगर वाई पर है तो उसे क्या कहेंगे, वाई लिंक ट्रेट कहेंगे। तो वाई लिंक ट्रेट बेसिकली कैसी है, एक सेक्स लिंक ट्रेट है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी एक तरह की कैसी है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। ठीक है, तो ये तो अपने पहली चीज क्लियर हुई। अब अपन ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो वाई लिंक ट्रेट क्या होता है, अ ट्रेट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। बेसिकली ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा, इस ट्रेट की जीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसकी जो जीन होगी वो कौन से क्रोमोसोम पर होगी, वाई क्रोमोसोम पर होगी। ठीक है, अब क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे होगी तो आप सब जानते हैं कि फीमेल में तो दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, सिर्फ मेल में वाई क्रोमोसोम होता है।
तो फीमेल अनअफेक्टेड होगी, कोई भी फीमेल वाई लिंक ट्रेट में इफेक्टेड नहीं होगी, कोई भी फीमेल नहीं होगी किसी भी तरीके से। नो फीमेल शुड बी अफेक्टेड, ये हमेशा याद रखना। वाई लिंक ट्रेट में कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी। मेल अफेक्टेड होंगे और सारे अफेक्टेड होंगे। अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे के सारे सन अफेक्टेड होंगे, एक भी केस नहीं होगा। और फादर अगर नॉर्मल है तो फिर सारे नॉर्मल ही होंगे। ठीक है, तो ये अपने वाई लिंक ट्रेट होगा और इसका एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है, जो हेयर अपना ईयर होता है, उसकी ईयर पिन्ना पर क्या आते हैं, यहाँ पर हेयर आने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस। और ये बीमारी सिर्फ, बीमारी तो क्या कहेंगे, ये बीमारी तो है नहीं, कुछ एक तरह का ट्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, मेल में हो सकता है। अब जैसे ये देखो एक पेडिग्री चार्ट दे रखे हैं और इस पेडिग्री चार्ट में वाई लिंक्ड होने का पहला साइन है कि इसमें एक भी फीमेल देखो अफेक्टेड नहीं है और सारे के सारे मेल देखो क्या दिख रहे हैं, अफेक्टेड दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फादर अफेक्टेड था, तो फिर सारे मेल जो है नेक्स्ट जनरेशन तक सब के सब क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये था अपने वाई लिंक्ड ट्रेट का। ठीक है, अब सेक्स लिंक ट्रेट में अपन दूसरा ट्रेट देखते हैं, एक्स लिंक ट्रेट। ऐसा ट्रेट जिसकी जीन कहां पर प्रेजेंट हो, एक्स क्रोमोसोम पर। वाई क्रोमोसोम पे होती तो अपन वाई लिंक ट्रेट कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे तो एक्स लिंक ट्रेट कहेंगे। और ये एक्स लिंक ट्रेट और वाई लिंक ट्रेट दोनों ही कैसे हो जाएंगे, सेक्स लिंक ट्रेट होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अब देखो वाई क्रोमोसोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है और सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। तो इसका मतलब जब भी इस पर कोई जीन होगी तो वो एक्सप्रेस होगी ही होगी, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन एक्स जो होता है वो तो फीमेल में दो हो सकता है। तो एक्स लिंक ट्रेट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। एक एक करके समझते हैं। देखो एक्स लिंक रिसेसिव है तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये एक्स नॉर्मल एक्स है तो ये नॉर्मल एक्स डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट का मतलब अगर एक भी एक्स ऐसे नॉर्मल वाला है तो वो उस वाले अब नॉर्मलिटी को होने ही नहीं देगा। जैसे मान लेते हैं अपन समझते हैं पहले, खाली अगर एक्स लिखूंगा तो उसे अपन नॉर्मल एक्स मानेंगे और वो डोमिनेंट है, याद रखना इस केस में। और एक्स के ऊपर अगर मैं आर लिखता हूं तो वो रिसेसिव ट्रेट वाला एक्स है। अब देखो अगर दोनों एक्स नॉर्मल वाले हैं, ऑब्वियस थिंग है फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल। अगर एक एक्स नॉर्मल है और एक एक्स पर क्या है, रिसेसिव वाला एक्स है, इस केस में भी फीमेल जो होगी वो नॉर्मल ही दिखेगी, मतलब उसके ऊपर कोई भी फिनोटाइप अब नॉर्मलिटी नहीं दिखेगी। लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में अपनी तरफ से ऐसा एलील पास कर सकती है जिससे वो ट्रेट आए। ठीक है, ऐसी फीमेल को कैरियर फीमेल कहते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर दोनों ही एक्स ऐसे वाले हैं तो अब ये ट्रेट आएगा ही आएगा फीमेल में, क्योंकि अब इसे सप्रेस करने वाला कोई डोमिनेंट नॉर्मल एक्स नहीं बचा है। तो अगर फीमेल के केस में दोनों एक्स के ऊपर वो वाला एक्स है, रिसेसिव ट्रेट वाला, तभी फीमेल अफेक्टेड होगी। और फिर उसके लिए सिंबल कैसे लगेंगे, पूरा ऐसा फिल कर देंगे। अब मेल का लेते हैं, मेल एक्स वाई है तो अगर एक्स नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल होगा और एक्स के ऊपर वो है तो मेल डिजीज वाला या वो पर्टिकुलर ट्रेट वाला होगा, अफेक्टेड होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कैरियर, क्योंकि इसको सप्रेस करने के लिए मेल के पास दूसरा एक्स ही नहीं है, मेल के पास दूसरा तो क्या होता है, वाई। तो मेल के केस में सिर्फ एक एक्स ही होता है और वो अगर रिसेसिव वाला है तो उस अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन फीमेल तभी अफेक्टेड होगी जब उसके पास दोनों एक्स कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। ठीक है, अब इस तरह के ट्रेट के एग्जाम्पल क्या है, तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इस तरह के एग्जाम्पल है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और स्टडी करेंगे। ये डिजीज क्या होती है, इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। अगर मान लेते हैं कि एक कोई पेडिग्री दे रखी है और उसके जीनोटाइप बताने हैं, तो अगर ऐसे नॉर्मल दे रखा है तो उसके पास में अपन एक्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला दे रखा है तो उसके पास में अपन एक्स आर लिख सकते हैं। अगर ऐसा नॉर्मल दे रखा है तो एक्स वाई लिख देंगे और अगर मान लो ऐसा फिल वाला है तो उसके लिए एक्स आर वाई लिख देंगे। ठीक है, और कैरियर के लिए कभी कभी कुछ पेडिग्री में खाली ऐसे दे रखा होता है जिसमें फिर अपन नेक्स्ट जनरेशन देखकर पता करेंगे कि ये कैरियर है या नॉर्मल है। और अगर सिंबल ऐसा दे दे तो और भी अच्छी बात है, फिर तो पता चल ही गया कि वो कैरियर फीमेल है। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर एक पेडिग्री दे और अपन को आइडेंटिफाई करना हो कि ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं है, तो दो चीजें देखकर अपन डिसाइड कर सकते हैं। पहला, अफेक्टेड, अपन को देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव चेक करने के लिए हमेशा फीमेल को चेक करना है, ठीक है। अगर फीमेल जो अफेक्टेड दिख रही है वो डॉटर है और उसका फादर नॉर्मल दिख रहा है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझते हैं। देखो, अफेक्टेड फीमेल कब होगी, जब उसका ऐसा होगा XR इस केस में, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि इसमें से एक जो है वो मदर की साइड से आएगा और एक फादर की साइड से आएगा। फादर की साइड से आने का क्या मतलब है, फादर में कैसा रहा होगा, XR रहा होगा, तभी वो इस तरफ आया, क्योंकि फादर के पास तो एक ही एक्स होता है। तो अगर फीमेल अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड है, तो उसका फादर भी कैसा होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, अगर वो एक्स लिंक रिसेसिव है तो अगर अफेक्टेड डॉटर का फादर नॉर्मल निकल जाए, इसका मतलब ये वाला तो नहीं है, तो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, देखो अगर मदर अफेक्टेड है, अफेक्टेड का क्या मतलब होगा कि XR। देखो अफेक्टेड फीमेल होने पर XR होता है। और अगर इसकी अपन नेक्स्ट जनरेशन सन की बात करें, किसकी बात करें, इसके लड़के की बात करें, तो देखो नेक्स्ट जनरेशन में जो मेल होगा उसमें एक एक्स तो आएगा फीमेल से और वाई किससे आएगा, मेल से आएगा। तो मेल के केस में तो एक एक्स भी अगर XR वाला है तो वह अफेक्टेड ही होगा। इसका मतलब अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसका बच्चा भी अफेक्टेड ही होगा। देखो वापस समझो, देखो ये ले लिया अपन ने XR और इधर से नेक्स्ट जनरेशन में एक XR तो जाएगा। मेल के केस में दूसरा वाला तो वाई होता है, तो उसके मेल से, उसके फादर से तो कोई लेना देना ही नहीं है अपन को। अगर मदर अफेक्टेड है तो उसका बच्चा भी, मतलब लड़का, सन, जो मेल प्रोजेनी होगी वो हमेशा ही कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। तो अफेक्टेड मदर का अफेक्टेड होना चाहिए, अगर नॉर्मल निकल जाए तो ये वाली डिजीज नहीं होगी। तो जब भी अपन को आइडेंटिफाई करना होगा तो अपन इस तरीके से चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर अफेक्टेड डॉटर की नॉर्मल फादर है तो ये पॉसिबल नहीं है, अफेक्टेड मदर का नॉर्मल सन है तो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये दोनों केस नहीं है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अपन कंफर्म नहीं कह सकते। जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो 4 ऑप्शन में से अपन आइडेंटिफाई वाले तरीके में से एक एक करके ऑप्शन को कट करने की कोशिश करेंगे। जो पीछे बच जाएगा, जिसके बारे में अपन कमेंट नहीं कर सकते, उसको सही मानेंगे, और अगर एक से ज्यादा बचते हैं तो एक से ज्यादा को सही मानेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में XLR कब नहीं होगा ये याद रखना है। अगर अफेक्टेड डॉटर और उसका फादर नॉर्मल तो ये नहीं हो सकता, अफेक्टेड मदर उसका सन नॉर्मल तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में अपनी NCERT में नहीं दे रखा, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वैसे समझना हो तो समझ लीजिए। इस वाले केस में जो नॉर्मल एक्स है वो रिसेसिव मानेंगे, और अगर ट्रेट वाला जो है उसको अपन डोमिनेंट मानेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल होता है डिफेक्टिव इनेमल्स ऑफ टीथ। देखो इसके एग्जांपल याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि NCERT में तो दे नहीं रखा। अब इसके जीनोटाइप देखते हैं। तो अगर XX है तो ऑब्वियस थिंग है ये नॉर्मल फीमेल होगी, क्योंकि इसमें कोई ट्रेट वाली X है ही नहीं। लेकिन XDX है तो भी इसे अफेक्टेड मानेंगे। क्यों मानेंगे कि इस बार जो एक्स लिंक ट्रेट है वो डोमिनेंट है, एक होना ही काफी होगा, ठीक है। तो ये अफेक्टेड होगा, और अगर दोनों हैं तो भी अफेक्टेड होगी, ठीक है। मेल के केस में अगर XY है तो नॉर्मल, और एक एक्स ट्रेट वाला है तो अफेक्टेड। ये तो सेम ही रहा। मेल का अफेक्ट होने का तरीका एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव दोनों में सेम रहता है, लेकिन फीमेल का चेंज हो जाता है। फीमेल के केस में यहाँ पर एक एक्स होना ही काफी है, जबकि रिसेसिव वाले के केस में क्या था, दोनों एक्स ट्रेट वाले होने जरूरी थे। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि इस केस में अगर सन अफेक्टेड है, देखो इसमें मेल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उसमें फीमेल को करना था। अगर अफेक्टेड सन है तो उसकी मदर नॉर्मल नहीं हो सकती, और अफेक्टेड फादर है तो उसकी डॉटर नॉर्मल नहीं हो सकती। कैसे? देखो अफेक्टेड सन का क्या मतलब है कि सन में एक्स जो है वो डोमिनेंट वाला होगा, और ये एक्स कहाँ से आया, उसकी मैटरनल साइड से आया, और मैटरनल साइड में इसका मतलब एटलीस्ट एक एक्स तो ये डोमिनेंट वाला होना ही चाहिए, और एक एक्स काफ़ी होता है डिजीज के लिए इस केस में। तो अगर अफेक्टेड सन है तो उसकी मदर भी अफेक्टेड होगी, नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर नॉर्मल है तो अपन लिख देंगे कि भाई ये वाली तो नहीं है, ठीक है। अफेक्टेड फादर है,
ये अपन ने मान लिया फादर अफेक्टेड है, तो ऑब्वियस थिंग है जितने भी डॉटर या फिर फीमेल प्रोजेनी होती है उसमें एक्स फादर की तरफ से ही जाता है, और फादर की तरफ से जाता है, इसका मतलब वो डॉटर भी कैसी होगी, अफेक्टेड होगी, क्योंकि उनमें एक एक्स होना ही काफ़ी होता है। तो अफेक्टेड फादर की नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती, अगर है तो वो XLD नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है और अपन को इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो गई तो अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर जब लिखेंगे तो उसमें अपन लिख देंगे ये कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। मुझे क्या पता चला, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से पिक कर लूंगा, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इसमें दो तरह के एक्स बनाएंगे, एक अपन ये नॉर्मल एक्स जो कि डोमिनेंट है, और एक्स के ऊपर सी लिख देते हैं क्योंकि कलर ब्लाइंडेड, लेकिन ये याद रखना ये रिसेसिव वाला है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अगर दोनों एक्स नॉर्मल वाले दिखते हैं तो नॉर्मल फीमेल होगा, एक एक्स ऐसा और एक एक्स के ऊपर सी लगा हुआ है तो ये नॉर्मली होगी। इसे आप कैरियर भी लिख सकते हैं, पर वैसे ये क्या है, नॉर्मली है। ठीक है, और अगर दोनों एक्स एक्स सी वाले हैं तभी कहीं जाकर वो फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड। मेल के लिए तो एक ही एक्स होता है, तो अगर वो सी वाला है तो कलर ब्लाइंडेड, और नॉर्मल एक्स है तो नॉर्मल मेल। अब अपन को ये एक पेडिग्री दे रखी है और अपन को इसके जीनोटाइप बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो अपन मेल और फीमेल को देखते हैं। तो मेल नॉर्मल होने का एक ही तरीका है, वो XY होता है। तो मेल के ऊपर तो अपन लिख देंगे कि मेल कैसा है, XY है। और फीमेल अफेक्टेड दे रखी है, अफेक्टेड फीमेल दे रखी है, इसका मतलब 100% वो कैसी होगी, XC टाइप की होगी। ठीक है, अब उसकी प्रोजेनी में देखो ये मेल अफेक्टेड दे रखा है, तो अफेक्टेड वाले को तो 100% अपन लिख ही सकते हैं XCY। ठीक है, अब देखो ये जो फीमेल है, अब ये कैसी है, ये X वाली है या XC वाली है। देखो वैसे इस वाले चार्ट में मैंने कैरियर को ऐसे शो कर रखा है, लेकिन अगर अपन ये डॉट हटा दें, ठीक है, ये अपना डॉट क्या कर देते हैं, हटा देते कैरियर वाले, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाए। अब देखो, अब अगर ये फीमेल जो है अपने, ये वाली जो फीमेल है, अपन को ये चेक करना है कि ये फीमेल कौन सी है भाई। ये फीमेल नॉर्मल तो दिख रही है, पर नॉर्मल होने के लिए XX है या XXC है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर ये XX वाली होती, मेल तो XY ही होगा क्योंकि नॉर्मल दिख रहा है, तो ऐसे केस में इनकी कोई भी नेक्स्ट जनरेशन कैसी नहीं होनी चाहिए, अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो एक भी XC वाला नहीं दिख रहा। लेकिन इस पेडिग्री में ये दे रखा है कि इस वाले को ये अफेक्टेड दे रखा है, और ये अफेक्टेड दे रखा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, XCY होगा। और Y तो मेल से आया, लेकिन X कहाँ से आया होगा, फीमेल से, इसका मतलब इसमें एक X कैसा होगा, C वाला, और एक X ऐसा होगा। बेसिकली ये कैसी होगी, कैरियर होगी। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इस वाली फीमेल का देखते हैं, इस वाली फीमेल की बात कर रहा हूँ। इस वाले फीमेल में भी देखो फादर की तरफ से तो X आएगा, तो वो तो हमेशा ही कैसा होगा, ऐसा। लेकिन मदर के पास दोनों X XC वाले हैं, इसका मतलब एटलीस्ट एक X तो XC वाला आएगा ही आएगा, तो ये इसके हो गए। अब ये जो मेल है नॉर्मल दिख रहा है, तो ये XY वाला हो गया। अब इस फीमेल की बात करें तो इस फीमेल में देखो फादर की तरफ से तो X आ रहा है, अब मदर की तरफ से XC भी आ सकता है और मदर की तरफ से X भी आ सकता है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसके इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस तरीके से अपन जीनोटाइप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको वापस देखो और वापस रिवाइज करो। नेक्स्ट लेते हैं ऑटोसोमल ट्रेट। ऐसा ट्रेट जिसकी जीन जो होती है ऑटोसोम पे प्रेजेंट होती है, उसे ऑटोसोमल ट्रेट कहेंगे। अब ये भी दो तरह की होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब अफेक्टेड होने के लिए दोनों जीन कैसी होनी चाहिए, रिसेसिव वाली पेयर में होनी चाहिए, तभी वो अपना कैरेक्टर शो कर पाएगी। अगर उसके साथ नॉर्मल डोमिनेंट वाला होगा तो वो शो नहीं कर पाएगी। इसका मतलब अफेक्टेड होने के लिए स्मॉल ए होना चाहिए, और नॉर्मल के लिए अगर कैपिटल ए तो भी नॉर्मल है, और कैपिटल ए स्मॉल ए है तो भी नॉर्मल है, क्योंकि ये अफेक्ट करना चाहती है लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कैसी है, रिसेसिव ट्रेट है। तो ए को नॉर्मल मानेंगे, ए स्मॉल ए को भी नॉर्मल मानेंगे, स्मॉल ए को अफेक्टेड मानेंगे। ऐसी कौन कौन सी डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है, थैलेसेमिया होती है, फिनाइल कीटोनूरिया होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, एल्केप्टोनूरिया होती है। आपको सब लर्न करनी है। ठीक है, इनमें से एल्केप्टोनूरिया के अलावा बाकी सब आपकी बुक में भी दे रखी है। फिर
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जीनोटाइप? तो कोई भी पेडिग्री बना रखी होगी, उसके पास में अगर ऐसा खाली ये वाले सिंबल है तो इस वाले केस में वो ए या फिर ए में से ए स्मॉल ए में से दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा है वो अपन नेक्स्ट जनरेशन देखकर करेंगे या उसके पेरेंट्स देखकर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर वो अफेक्टेड है, ऐसा बना रखा है, तो इसका मतलब 100% वो कैसे होंगे, स्मॉल ए होंगे। ठीक है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऐसी अगर पेडिग्री दे रखी है और अपन को आइडेंटिफाई करना है तो अगेन इस पे भी वही रूल लगेगा। अपन ये नहीं कह सकते कि ये ही है, लेकिन ये जरूर अपन पता कर सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। तो पहला रूल है कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो उसकी कोई भी प्रोजेनी जो है वो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी अफेक्टेड ही होनी चाहिए। क्यों? देखो, ये पेरेंट्स दोनों क्या है, अफेक्टेड है, और अफेक्टेड होने का एक ही तरीका है, ये दोनों स्मॉल ए वाले हैं। अगर ये दोनों स्मॉल ए वाले हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल ए तो कहीं से आएगा ही नहीं, और कैपिटल ए कहीं से नहीं आएगा, इसका मतलब सारे के सारे प्रोजेनी कैसे होने चाहिए, अफेक्टेड ही होने चाहिए। लेकिन इस वाले पेडिग्री में देखो, ये तो दोनों अफेक्टेड बताए, लेकिन ये एक प्रोजेनी नॉर्मल बता दी, तो एक भी नॉर्मल बता दे, इसका मतलब ये वाली ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकती। तो अबाउ पेडिग्री कांट बी ऑटोसोमल रिसेसिव एज अफेक्टेड पेरेंट्स हैव नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? पहले ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों ही कैसे हो, अफेक्टेड हो, और फिर चेक करेंगे क्या उनकी कोई भी एक भी प्रोजेनी ऐसी है जो नॉर्मल है। अगर मिल जाए तो अपन 100% कह सकते हैं कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। अगर अपन ये चेक नहीं कर पाते तो अपन कंफर्मली नहीं कह सकते कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। फिर उस केस में अपन ऑटोसोमल रिसेसिव मानेंगे उसे। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखो, डोमिनेंट है, इसका मतलब इसमें कैपिटल ए वाला ट्रेट के लिए स्मॉल ए नॉर्मल है। तो अगर कैपिटल ए डोमिनेंट है और वो ट्रेट के लिए, तो एक ए होते ही अफेक्टेड हो जाएगा। तो अगर दोनों ए है तो भी अफेक्टेड, और कैपिटल ए स्मॉल ए तो भी अफेक्टेड। नॉर्मल होने के लिए दोनों रिसेसिव वाली एलील होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? जहाँ डायग्राम बना रखे पेडिग्री के दो, उसमें से नीचे आप देखोगे उसका जैसे वो लिखा होता है ना, हेडिंग लिखी होती है, तो उसमें लिखी भी है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एक ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। अब इस केस में अगर मान लो ऐसे नॉर्मल बना रखे हैं, इसका मतलब 100% वो स्मॉल ए, लेकिन ऐसे अफेक्टेड बना रखे हैं तो फिर वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब दोनों में से कौन सा है उसे अपन या तो नेक्स्ट जनरेशन से या प्रीवियस जनरेशन से पता करके बताएंगे। अभी अपन देखेंगे एग्जाम्पल में। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा एक पेयर ढूंढेंगे जो नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मल होने के केस में मुझे पता है कि वो कैसा होगा, इस बार स्मॉल ए होगा। तो फिर उसकी एक भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं हो सकती, सारी की सारी नॉर्मल ही होनी चाहिए, क्योंकि अफेक्टेड होने के लिए तो कैपिटल ए चाहिएगा, वो लाएंगे कहाँ से जब ये दोनों ही स्मॉल वाले हैं। तो इफ पेरेंट्स आर नॉर्मल देन प्रोजेनी मस्ट बी नॉर्मल। अगर अफेक्टेड प्रोजेनी है तो इसका मतलब ये वाली इनहेरिटेंस नहीं है। जैसे कि इस केस में अपन लिख सकते हैं कि अबाउ पेडिग्री कांट बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये तो पक्का है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। अगर अपन को कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिले तो फिर उस केस में अपन मानेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। ठीक है। देखो, एक पेडिग्री दे रखी है अपने इस क्वेश्चन में, और ये पेडिग्री के साथ में ये दे रखा है कि ये पेडिग्री है एल्केप्टोनूरिया की। तो जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है कि एल्केप्टोनूरिया की, अपन को आंसर में एक चीज तो लिख देनी है कि ये ऑटोसोमल डिजीज है, और वो भी कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल तो है ही है, उसके साथ कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसका मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों नॉर्मल टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, और स्मॉल ए अफेक्टेड के लिए यूज करेंगे अपन। ठीक है। अब नॉर्मल के लिए इन दोनों में से कौन सा करना है, ये अपन किससे डिसाइड करेंगे, चार्ट को पूरा देख कर डिसाइड करेंगे। तो ये अपनी जो अपने दे रखी है, इसको अपन ने यहाँ जूम करके बना लिया। अब एक एक करके करते, देखो ये दोनों नॉर्मल दे रखे, नॉर्मल है, इसका मतलब ये कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये भी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन इनकी एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, और अफेक्टेड तब भी होता है जब स्मॉल ए देखो है ना,
और अगर ये स्मॉल ए इसका मतलब इसमें से एक एलील कहाँ से आया होगा, फादर से, और एक कहाँ से आया होगा, मदर से। इसका मतलब दोनों में कम से कम क्या होना चाहिए, एक तो स्मॉल ए होना ही चाहिए, और कम से कम एक स्मॉल ए होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, कौन से हो सकते हैं, ये दोनों। तो इन दोनों का तो डिसाइड हो गया, ये इसका भी हो चुका है ये। अब ये नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए या कैपिटल ए दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब कौन सा हो सकता है अपन कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि इस तरफ से कैपिटल ए आया हो और इस तरफ से स्मॉल ए आया हो सकता है कि इस तरफ से कैपिटल ए और इस तरफ से कैपिटल ए आया हो, और इसके नीचे कोई जनरेशन भी नहीं दे रखी, तो इसके लिए इधर यही छोड़ देंगे। ठीक है, इसका देखते हैं। अब इसका भी एक बार देखने को तो लग रहा है कि इसका भी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन दे रखी है तो अपन इसमें से चूज करेंगे। यहां पर देखो अफेक्टेड दे रखा है इसका पार्टनर, इसका मतलब इसका पार्टनर कैसा है, स्मॉल ए वाला। और इसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी एक अफेक्टेड है, इसका मतलब ये भी स्मॉल ए वाला है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके दोनों स्मॉल ए इधर से ही आए, एक इधर से आया होगा, एक तो इधर से आया होगा, और इधर से आने के लिए इसके पास एक तो स्मॉल ए होना ही चाहिए और एक स्मॉल ए होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कौन सा वाला नहीं हो सकता, अपने ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला ही होगा। और ये वाला भाई साहब कैसे होगा, अब देखो इसमें एक तो स्मॉल ए आएगा क्योंकि फादर में से तो दोनों ही स्मॉल है, और मदर में से मैं कैपिटल ए ही आएगा क्योंकि स्मॉल ए आता तो ये भी अफेक्टेड हो जाता, तो इसका तो कैपिटल ए स्मॉल ए। ये स्टिल अफेक्टेड क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट में अफेक्टेड तभी होता है जब दोनों स्मॉल ए आते हैं। तो इसमें एक स्मॉल ए तो यहाँ से आया और इधर से कैपिटल ए आया, तभी ये क्या है, नॉर्मल बनाया हुआ है। तो इस तरीके से अपन पूरा पता कर सकते हैं। ये इसका देखो सबके मैंने लिख के दे दिया आपको, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं अपन, आइडेंटिफाई पेडिग्री। तो देखो आइडेंटिफाई पेडिग्री डिफरेंट केस में मैंने साथ साथ समझाता गया हूं, लेकिन एक बार मैं वापस लिख देता हूं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारे रूल्स लिख देता हूं और फिर अपन इन दो पर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को चेक करना है, और इसको चेक करने का तरीका होता है कि अगर फादर अफेक्टेड है तो उनके बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे बच्चे अफेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो मदर अफेक्टेड तो सारे बच्चे अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड नहीं तो सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं, लेकिन फादर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। फिर अपन को चेक करना चाहिए, अगर ये नहीं मिले तो अपन को वाई लिंक्ड ट्रेट को देखना चाहिए, और इसमें कोई फीमेल अफेक्टेड नहीं दिखनी चाहिए और सारे मेल अफेक्टेड दिखने चाहिए। अगर ऐसा है तो वाई लिंक्ड ट्रेट लिख सकते हैं। फिर अपन को चेक करना है ऑटोसोमल डिजीज और एक्स लिंक जो सेक्स लिंक डिजीज है उनको। तो इसमें देखो अपन ऐसे चेक करेंगे कि कौन सा नहीं हो सकता। तो अगर अफेक्टेड पेरेंट्स है, मतलब दोनों पेरेंट अफेक्टेड है और उनकी नॉर्मल ऑफस्प्रिंग है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता। और अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है और उनकी ऑफस्प्रिंग जो है वो अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो ये नहीं होने के तरीके। अगर ये दोनों ही केस ना मिले तो फिर AR भी हो सकता है और AD भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। अब सेक्स लिंक डिजीज को कैसे देखेंगे, अगर अफेक्टेड डॉटर है और उनका फादर नॉर्मल है, या फिर अफेक्टेड मदर है और उनके बच्चे नॉर्मल, सन नॉर्मल है, मतलब जेंडर देखना। अगर डॉटर अफेक्टेड है और उसका फादर नॉर्मल है, या फिर मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है, ऐसे केस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। और अगर अफेक्टेड सन की नॉर्मल मदर है या अफेक्टेड फादर की नॉर्मल डॉटर्स होगी, ठीक है, यहां पर सन नहीं होगा, क्या होगा, नॉर्मल डॉटर्स होगी। नॉर्मल डॉटर है तो एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों ही केस पता नहीं चल रहे तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस में अपन इन चार के केस में यही कर सकते हैं कि देखकर ये पता कर सकते हैं ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो ये पहला केस है और इसमें अपन को कह रहा है कि चार ऑप्शन दे रखा है कि पता करो वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक ट्रेट है। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं वाई लिंक वाला। वाई लिंक में क्या होता है, कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन यहां दिख रही है।
और सारे मेल अफेक्टेड दिखने चाहिए, लेकिन सारे मेल अफेक्टेड नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट देखने के लिए अपन को नॉर्मल पेरेंट्स का पेयर चाहिए है, और नॉर्मल पेरेंट के पेयर में कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अफेक्टेड दिख रही है, ये अफेक्टेड दिख रही है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट पता करने के लिए अपन को अफेक्टेड पेरेंट का एक पेयर चाहिए, लेकिन वो यहां दिख नहीं रहा, कोई भी पेरेंट का पेयर अफेक्टेड नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर एक्स लिंक ट्रेट का इसमें से कोई भी एक केस ले सकते हैं, जैसे अफेक्टेड डॉटर, कोई अफेक्टेड डॉटर है, हाँ है, उसका नॉर्मल फादर, ये दिख रहा है नॉर्मल फादर, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। फिर अफेक्टेड सन, ये अफेक्टेड सन है, इसकी नॉर्मल मदर, देखो ये नॉर्मल मदर है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। तो फिर पीछे एक ही केस बचा है, क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इस तरीके से अपन अप्लाई करेंगे। हो सकता है कभी कभी एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल आ जाए, ठीक है, क्योंकि अपन सिर्फ पॉसिबिलिटी चूज कर सकते हैं, सिर्फ इन दो को कंफर्म चेक कर सकते हैं। अगर मान लो इसका जीनोटाइप ड्रॉ करने को कहे, तो क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के केस में दोनों पेयर अगर रिसेसिव हो तभी अफेक्टेड होता है, बाकी ए और ए स्मॉल ए के केस में नॉर्मल होगा। तो देखो ये ऊपर दोनों कैसे हैं, नॉर्मल है, तो इसको अपन ये वाला ये वाला दोनों में से कोई भी बना सकते हैं अपन। अब अगर मान लो कि मैं कैपिटल ए बनाऊं इनको, ठीक है, और कैपिटल ए बनाऊं, तो इसका मतलब यहां पर कभी भी स्मॉल ए नहीं आ सकता इनका बच्चा, क्योंकि इन दोनों में से तो होगा ही नहीं। लेकिन यहां देखो साफ दिख रहा है कि ये कैसा है, स्मॉल ए ये स्मॉल ए, कैसे पता चला, क्योंकि ये अफेक्टेड है, और अफेक्टेड है तो एटलीस्ट इधर से भी एक स्मॉल ए आया होगा, इधर से भी एक स्मॉल ए आया होगा। यही वजह है मैं इन दोनों को कैसा लेबल कर रहा हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए लेबल कर रहा हूं। ठीक है, फिर इन दोनों का तो सिंपल ही था, स्मॉल ए। ये वाला कैसा होगा, देखो ये कैपिटल ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ से देखो अपन ने पेरेंट कैसे चूज किया, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो एटलीस्ट एक तरफ से क्या आएगा, हाँ इधर तक के हिसाब से तो हो सकता है, ऊपर वाले के हिसाब से तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, ये वाला प्रोजेनी। लेकिन इसका एक बच्चा अफेक्टेड है, और बच्चा अफेक्टेड है इसका मतलब इसमें एक स्मॉल ए तो होना ही चाहिए, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा। और इस वाले को भी अपन ने कैपिटल ए स्मॉल ए इसीलिए लिखा क्योंकि इसका एक बच्चा अफेक्टेड है। अब देखो ये वापस अफेक्टेड आ गया, तो स्मॉल ए लिख दिया, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए लिखा ना, तो यहां से एक ए तो होना ही चाहिए स्मॉल ए, यहां पर भी एक स्मॉल ए होना ही चाहिए, तभी दोनों से आएगा। इस वाले का अपन कह नहीं सकते ये कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ऐसे कैसे, देखो इस तरफ भी अपन क्या करेंगे, फिल करेंगे। इन तीन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए तीनों को ऐसे लिख दिया अपन। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो दे रखा है, अपन उसको भी ट्रेस करते हैं। इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें डिजीज के नाम दे रखे हैं, और अगर डिजीज के नाम दे रखे हैं तो अपन पहले डिजीज को चूज कर लेंगे कि कौन से तरह की है। तो देखो हाइपर ट्राइकोसिस जो होता है वो वाई लिंक्ड डिजीज है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इन रूल्स की हेल्प लेकर बताइए कि इसमें क्या आंसर आएगा, मुझे कमेंट में लिखकर बताना। और फिर ये देखना कि ये जीनोटाइप आप पहले खुद लिखना, और फिर ये सही जीनोटाइप है इस ऊपर वाले का, आपके ऐसे आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इस देखो टॉपिक को थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो तो वापस बार बार देखकर अच्छे से समझे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था अपने आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक करेंगे, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करके कुछ है, तो उनको अपन अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।